लिंकेज मैप। देखिए, इसके पहले भी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं कि जो क्रोमोसोम होता है वो एक प्रकार से एक व्हीकल है और इस पर बैठे हुए जीन उसके पैसेंजर्स होते हैं, और एक से अधिक क्रोमोसोम पर जो बैठे हुए हैं, जैसे मान लो कि ये आपका क्रोमोसोम है, सपोज दैट, तो अब इस क्रोमोसोम पर बैठे हुए जो जीन हैं ए, बी और सी, ये तीनों जो जीन हैं बैठे हुए हैं, हमें ये देखना है कि ये किस क्रम में अरेंज हैं और इनके बीच की दूरी कितनी है। दो चीजें हम काउंट करते हैं लिंकेज मैप में, हम ऑर्डर ऑफ जीन पाते हैं, ऑर्डर ऑफ जीन ऑन द क्रोमोसोम, ये पता करते हैं कि व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ जीन ऑन द क्रोमोसोम, सीक्वेंस ऑफ प्लेसमेंट, कि ये जीन किस क्रम में बैठे हैं। मतलब कि एक अरेंजमेंट ये हो सकता है और दूसरा अरेंजमेंट क्या हो सकता है कि यहां पर ए हो, सी हो और बी हो। ठीक है, और कोई अरेंजमेंट हो सकता है क्या है? और कौन सा अरेंजमेंट हो सकता है? और हो सकता है कि सी दोनों किनारे कर दो, सी और बी को किनारे किनारे कर दो, यानी कि तीसरा अरेंजमेंट ऐसा हो सकता है, यहां सी करो, इधर ए करो और इधर बी करो। ये तीन अरेंजमेंट हो सकता है, चौथा और कोई अरेंजमेंट नहीं बन रहा है। ये तीन पॉसिबिलिटीज हैं कि और कोई बना रहे हैं आप हैं? अब बी एस ए लिखोगे तो यही तो आएगा, चाहे इधर घुमाओ दो, इसको घुमा दो इसे, ये कौन बात है? वह तीनों सीक्वेंस मिल रहा है। अगर तीन जीन है तो ये तीन सीक्वेंस दिख रहे हैं आपको, कि आप चाहे तो ऐसे लिख दीजिए, चाहे आप ऐसे लिख दीजिए, ऐसे लिख दीजिए। अब क्वेश्चन ये है कि एक क्रोमोसोम पर ए, बी और सी ये तीनों जीन मौजूद हैं, लेकिन वो किस क्रम में मौजूद हैं, बस इसी चीज का पता करना क्या कहलाता है? इसको लिंकेज मैप कहते हैं। टू रिप्रेजेंट द सीक्वेंस ऑफ द जीन ऑन द क्रोमोसोम इन विच ऑर्डर दीज आर प्रेजेंट। जो जीन्स हैं, मोर देन वन जीन है, एक क्रोमोसोम पर है, तो फिर ये किस क्रम में बैठे हुए हैं, इस चीज को पता करना लिंकेज मैपिंग कहलाता है। लिंकेज मैपिंग के तरीके कई होते हैं, इनमें से पहला जो इंपॉर्टेंट तरीका है उस पर अभी हम डिस्कशन फिलहाल कर रहे हैं, और वो है कि इनके बीच रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कितनी है, ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। ठीक, अच्छा, मैप यूनिट क्या चीज होती है? एक तो हमने बताया लिंकेज मैप, अब दूसरा क्या है? मैप यूनिट। मैप यूनिट तो कह रहे हैं कि इनके जीन्स के बीच में जो दूरी होती है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होता है, हम उसको दिखाते हैं रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी से, हम उसको MU से रिप्रेजेंट करते हैं। मैप यूनिट तो है, लेकिन उसे मॉर्गन यूनिट कहा जाता है। क्या कहते हैं? मॉर्गन यूनिट। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसीज, परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसीज, percentage recombination frequencies, the distance between the linked genes calculated. वन परसेंट रिकॉम्बिनेशन मीन्स, रिकॉम्बिनेशन कितनी दूरी को इंडिकेट करता है? वन मॉर्गन यूनिट को रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम सेंटी मार्गन भी कहते हैं। क्या कहेंगे? सेंटी मार्गन, CM, 1 सेंटी मार्गन, जो कि 1% रिकॉम्बिनेशन यानी 0.01 फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट कर रहा है। अगर 1% क्रॉसिंग ओवर है तो दूरी कितनी होगी? 1 जो है मॉर्गन यूनिट होगी, जिसको सेंटी मार्गन भी कहते हैं। सेंटी मार्गन आपको पता है, सेंटी मार्गन का मतलब कितना? 0.01 मीटर, मतलब कि सेंटीमीटर और मीटर आप समझ रहे होंगे ना यूनिट क्या होती है। तो यहां पर ये 0.01 फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1% रिकॉम्बिनेशन जो है, और 1 सेंटी मार्गन दूरी है उनके बीच। राइट, ये समझ में आ गया। अब इस आधार पर हम जीन का सीक्वेंस तय करेंगे कि क्रम क्या होगा। अब जैसे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि इफ द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसीज
बिटवीन ए एंड बी, मान लो कि ये 20% है, सपोज दैट, एंड दैट ऑफ ए एंड सी इट इज 35%। कितना है? 35% है ए और सी के बीच। ए और बी का समझ में आ गया, ए और सी का समझ में आ गया, और बी एंड सी इनके बीच रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कितनी है? 15% है। अब क्वेश्चन ये है कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा, ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, on the basis of this information, find the sequence of these genes. Find the sequence of these genes on chromosome. इस आधार पर ये एक क्वेश्चन है आपका। ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाने की पूरी संभावना है। इफ द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसीज बिटवीन ए एंड बी जीन कितना है? 20%, ए एंड सी 35% एंड बी एंड सी 15%। फाइंड द सीक्वेंस ऑफ दीज जीन्स। हम इसे समझा दे रहे हैं आपको। इसका मतलब क्या है? इन आंकड़ों से, इन इंफॉर्मेशन से हमें यहां पर क्रोमोसोम पर जीन का ऑर्डर तय करना है कि क्या होगा। इस केस में हम सबसे पहले उस पेयर को तलाशते हैं जिनके बीच में रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है। ये जीन्स बिल्कुल किनारे स्थित होंगे। समझ में आ गया? बहुत आसान सा सवाल है। यहां पर ए और सी के बीच में रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है। कितना है? 35 यूनिट है। तो ए एकदम किनारे है और सी जो है एकदम किनारे है, और ये टोटल दूरी इनके बीच कितनी है? 35। ये है, सी छोटा होगा, एम बड़ा होगा, ये है, इतनी दूरी है। बात समझ में आ रही है? ये 35 मॉर्गन यूनिट दूरी है। एक मॉर्गन यूनिट 1 सेंटी मॉर्गन के बराबर होता है। बात समझ में आ रही है? तो दूरी जो है वो कितनी है? 35 है। आप ये कह रहे हैं कि ए और बी के बीच में कितना है? 20%, और बी और सी के बीच में कितना है? तो ए और बी के बीच में, ए से बी और बी बीच में होगा, सी किनारे होगा, तो बी यहां कहीं पर होगा। ये कितना है? 20%। तो बी जो होगा यहां पर होगा, और यह जो दूरी है ये कितनी आ रही है? 20 सेंटी मॉर्गन, और यह जो दूरी होगी ये कितनी आ रही है? 15 सेंटी मॉर्गन। नाउ इट विल बी द ऑर्डर ऑफ द जीन्स प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम। कैसा क्रम बनेगा? ए, बी और सी, यही सीक्वेंस यहां पर जीन का होगा। यानी कि कौन सा सीक्वेंस सही है? पहला। यार बहुत बेवकूफ एग्जामिनर होगा जो ऐसा लिखेगा। अरे बात सी बी ए लिखिए चाहे ए बी सी, बात तो एक ही हुई ना, है? तब बात तो एक ही हुई। सीक्वेंस जब लिखेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे, है ना? हाँ। ये एक बहुत ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन हमने आपको बताया, जो कि डिस्टेंस के आधार पर निकाला जाता है। दूसरा जो मैथ यूनिट बनता है वो F1 प्रोजेनी का टेस्ट क्रॉस कराकर करते हैं। किससे पता करते हैं? टेस्ट क्रॉस से। जो F1 प्रोजेनी है वो कैसे हैं? तो आपको ये मैंने शुरू में ही बताया था कि दो प्रकार की प्रोजेनीज बनती हैं, एक पेरेंटल टाइप होती हैं और दूसरी नॉन पेरेंटल। तो ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस ऑफ प्रोजेनीज, एक तो हमने आपको रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के आधार पर बता दिया, डिस्टेंस के आधार पर। अब दूसरा क्या होगा? ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस ऑफ F1 प्रोजेनी, वो कैसी है इसके बारे में संतान की एनालिसिस करके हम ये पता करेंगे कि क्रोमोसोम का ऑर्डर क्या होगा, उसका सीक्वेंस क्या होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है? तो यहां पर दो चीजें आपको जाननी है। क्या क्या चीज? पेरेंटल टाइप और दूसरा नॉन पेरेंटल टाइप। ये क्या चीज होते हैं? ये मिटा दें, अभी कुछ न्यूमेरिकल्स देंगे हम आपको।
इस पर क्वेश्चंस कराने जरूर हैं क्योंकि इन पर सवाल आते हैं अलग अलग तरीके के। कह रहे हैं कि साहब इफ द क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस the progeny will be called as progeny representing crossover known as, हम इसे क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे NPT, नॉन पैरेंटल टाइप, और इसे हम लिखते हैं NPT, नॉन पैरेंटल टाइप। और अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ है, इफ द प्रोजेनी नॉट शोइंग द क्रॉसिंग ओवर, अगर प्रोजेनी में क्रॉसिंग ओवर नहीं है, इट इज कॉल्ड एज द पैरेंटल टाइप, और हम इसे पीटी कहते हैं। ये दोनों चीज याद रखेंगे आप, पैरेंटल टाइप और नॉन पैरेंटल टाइप। यानी कि जो नॉन पैरेंटल टाइप कॉम्बिनेशन होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, यस। अब रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकालते कैसे हैं, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसीज, हाउ कैन इट बी कैलकुलेटेड, recombination frequency equals to percentage crossover upon total number of progenies। प्रोजेनीज यहां पर क्या लिखेंगे, प्रोजेनीज विद परसेंट क्रॉसओवर एंड टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनीज। नंबर ऑफ प्रोजेनीज मल्टीप्लाइड बाय 100, यही आपकी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकाल देता है। कैलकुलेट करते हैं इससे हम। द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉर्मूला प्रोजेनीज रिप्रेजेंटिंग क्रॉसओवर अपॉन टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनीज मल्टीप्लाइड बाय 100। ये आप इस प्रकार कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एनपीटी अपॉन टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी, ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि नंबर ऑफ एनपीटी अपॉन टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी मल्टीप्लाइड बाय 100। इस प्रकार से आप रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इससे संबंधित ढेर सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो आसान बहुत होते हैं, थोड़ा देखने में बड़े होते हैं, लिखा आधे आधे पैराग्राफ का होता है, और उसको देखकर आप नर्वस हो जाते हैं और क्वेश्चन को छोड़कर चले जाते हैं। बिल्कुल छोड़ना नहीं है, उससे लड़ना है। कोई ज़रूरी नहीं कि देखने वाला अगर बहुत भारी है तो वो बहुत दमदार भी है, ना, इस सवाल नहीं पैदा है। इसलिए पहले उसकी ताकत को आजमाइए। तो बड़े क्वेश्चन देखकर घबराना नहीं है, बल्कि उसकी गहराई में जाना है कि वो कह क्या रहा है। पहले उसे पढ़िए पूरी तरह से, फिर उसे सॉल्व करिए। तो हियर आर सम एग्जांपल्स यू कैन लिस्ट हियर, और वन बाय वन हम उसको डिस्कस करेंगे, उसको उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। कितना है, ठीक है, डोंट सी द टाइम, अभी 10 मिनट समय है ना। 10 मिनट में 2 न्यूमेरिकल कम से कम निकल जाएंगे इस टाइप के। तो हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं और बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल हमने सैम्पलिंग करके निकाला है बुक से। तो आप देखिए इसमें से कुछ न्यूमेरिकल्स। चलिए, ये सबसे पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, मिटाएं इसको। आइए, ये क्वेश्चन जैसे है बुक का, इंडिविजुअल्स होमोजाइगस फॉर सीडी जीन। क्वेश्चन है इंडिविजुअल्स
होमोजाइगस फॉर स्मॉल सी स्मॉल डी, ये है जीन्स वे आर क्रॉस्ड, इनको क्रॉस कराया गया विथ वाइल्ड टाइप, वाइल्ड टाइप प्लस प्लस, द F1 डाई हाइब्रिड thus produced was test crossed it produced the progenies in the following ratio. इसमें जो प्लस प्लस आ रहे हैं वो 900 हैं, इसमें जो प्लस डी हैं वो है, इसकी संख्या है 115 प्लस प्लस 900 प्लस डी 115, सी डी इनकी संख्या 880 है एंड सी एंड प्लस इनकी संख्या है 105. व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी जीन, क्वेश्चन यही है. अब आगे पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी जीन्स. ये आपके सामने क्वेश्चन है. क्वेश्चन आपके सामने है कि इंडिविजुअल होमोजाइगस फॉर सीडी जीन वे आर क्रॉस्ड विद द वाइल्ड टाइप प्लस प्लस द F1 डाई हाइब्रिड दस प्रोड्यूस्ड वाज टेस्ट क्रॉस्ड इट प्रोड्यूस द प्रोजेनीज इन द फॉलोइंग रेशियो. प्लस प्लस 900 है, प्लस डी 115 है, सी डी 880 है एंड सी प्लस 105 है. ठीक है, आप कह रहे हैं कि सी और डी के बीच में दूरी कितनी है. ऑप्शन भी दिए गए हैं, ऑप्शन हम आपको अभी नहीं बताएंगे, पहले आप कैलकुलेशन करिए, इसका समझिए, इस क्वेश्चन को समझिए. एक समझेंगे, इस टाइप के जितने आएंगे आप सॉल्व कर सकते हैं. आप में से कितने लोगों को ये क्वेश्चन टफ लग रहा है वो बताएं. जिन्हें लग रहा है कि ये टफ है, इसको निकाल पाना मुश्किल है. कोई फीडबैक नहीं. अंकित, आर यू सॉल्विंग? हैं, आप तो रिजल्ट पे आ गए सीधे. कितने लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है? बात ईमानदारी से बताइए, हमें उसको समझाना है, ब्रीफ करना है सभी लोगों को. देखिए ये बहुत आसान सा है, इसमें कुछ नहीं करना है. देखिए आपके पास जीन है सी डी और इसका क्रॉस कराया गया है प्लस प्लस से. तो यहाँ पर मेल कौन है? मान लो कि ये है, इसका जीन सी डी है और फीमेल कौन है? ये है प्लस प्लस, राइट. अब इनका क्रॉस करा रहे हैं. इनका जब क्रॉस कराएंगे तो F1 हाइब्रिड यहाँ पर बनेगा. वो कितने बनेंगे, कितने प्रकार के, कौन कौन? इससे 2 गैमीट बनेगा, इससे 2 गैमीट बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? देखो सी एंड डी. और इससे 2 गैमीट बनेगा, कौन कौन सा? प्लस एंड प्लस. एक ही प्रकार का है वो, समझो एक ही प्रकार का है. अब सी का प्लस से कॉम्बिनेशन मिलेगा. F1 हाइब्रिड कैसा होगा? सी प्लस, और दूसरा क्या मिलेगा? डी प्लस. यही तो मिलेंगे ना, कि और भी कोई मिलेगा? भाई इधर से प्लस ही तो मिलेगा जब भी मिलेगा. और इनसे अब आप देखिए कि सी डी एंड डी प्लस, राइट. अब ये कह रहे हैं कि हमने F1 हाइब्रिड को क्या काम किया है? इसको टेस्ट क्रॉस करा दिया है. क्या कराया है? यानी कि पेरेंट्स यानी बैक क्रॉस कराया है. तो जब बैक क्रॉस कराया, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, कह रहे कि द F1 डाई हाइब्रिड दस प्रोड्यूस्ड. ये दोनों क्या हैं? ये भी डाई हाइब्रिड है, ये भी डाई हाइब्रिड है. क्यों? क्योंकि 2 जीन है ना अलग अलग, एक सी है दूसरा प्लस है. अगर सी डी होता,
अगर CD होता तो आप देखेंगे वो पेरेंट टाइप होता, अगर प्लस प्लस आता तो वो भी पेरेंट टाइप होता, लेकिन यहां पर पेरेंट टाइप नहीं है। ये दोनों कैसे हैं? ये दोनों ऑर्गेनिज्म क्या हैं? ये NPT हैं, नॉन पेरेंटल टाइप। बात समझ में आया? इन्हीं को डाई हाइब्रिड कहा जा रहा है। अब इन्हें उठाकर इनमें से किसी से क्रॉस करा देते हैं। जब क्रॉस कराते हैं इनमें से तो हमको जो कॉम्बिनेशन मिल रहा है वो कौन कौन सा मिल रहा है? 4 कॉम्बिनेशन मिलेगा। एक तो प्लस प्लस का कॉम्बिनेशन मिलेगा। कब? अगर हम मान लें कि इसका क्रॉस इससे करा रहे तो प्लस प्लस कॉम्बिनेशन और प्लस डी का कॉम्बिनेशन मिलेगा। अगर इसका क्रॉस हम इससे कराते हैं तो क्या मिलेगा? प्लस प्लस और सी प्लस कॉम्बिनेशन मिलेगा। इसी से क्रॉस करा रहे हैं इन दोनों का। बात समझ में आया? तो इसका इससे क्रॉस कराएंगे तो डी प्लस और प्लस प्लस मिलेगा। अगर इसका इससे क्रॉस कराएंगे तो सी प्लस और प्लस प्लस मिलेगा। इतनी बात समझ में आ गई ना सभी को? और वही कहानी आपको दिख रही है कि प्लस प्लस भी मिल रहा है, प्लस डी भी मिल रहा है, सी डी भी मिल रहा है और सी प्लस मिल रहा है। सी डी कब मिलेगा? जब हम इससे क्रॉस कराएंगे इसका। बात समझ में आई? तो यहां पर देखेंगे इसमें सी है और यहां पर क्या सी ये डी है, तो सी डी का कॉम्बिनेशन मिल गया। ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि आपको जो मिला है यहां पर देखना है। अब इसको समझने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप रिजल्ट पर निगाह डालिए, यहां पर, उधर मत जाइए, वो छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है। आपको ये देखना है कि इसमें नॉन पेरेंटल कितने हैं और पेरेंटल कितने हैं, ये निकालना है। तो आप देखेंगे यहां पर जिनको हम गोल कर कौन सा बैक क्रॉस कराएंगे, किसी से भी करा देना। अगर हमें कहते हैं कि इससे कराएं, इससे कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा? डी प्लस मिलेगा और प्लस प्लस मिलेगा। तो अगर हम इसकी बात नहीं करेंगे तो आपको ये प्रोजेनी कहां से मिलेगी? हाँ, CD नहीं मिलेगा आपको, ही तो हम कह रहे हैं ना, CD कहाँ है? ये नहीं मिलेगा आपको। इसलिए ओवरऑल मतलब पेरेंट से कराना है क्रॉसओवर। अब यहाँ आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए आप सीधे इस रिजल्ट पे आइए, छोड़िए बवाल वो सब, यहाँ पे आइए, यहाँ देखिए, क्योंकि आपको इतना समय नहीं कि आप क्रॉस वगैरह ये सब बनाएंगे। आप सीधे इस पर डालिए निगाह। अब आप देखेंगे पेरेंटल टाइप कौन कौन से हैं। तो अब आपको मालूम है कि जहाँ पर CD है ये कौन है? ये पेरेंटल टाइप है। जहाँ प्लस प्लस है ये कौन है? ये पेरेंटल टाइप है। लेकिन जहाँ पर C प्लस है ये NPT है, और जहाँ पर D प्लस है ये कौन है? ये भी NPT है। अब आप इनकी फ्रीक्वेंसी नोट कर लीजिए कितनी है। देखिए कितना है, CD कितना है? ये NPT ये हैं, ये वाले NPT हैं, यानी कि ये और ये दोनों मिलकर के कितने हैं टोटल? तो NPT कितने हैं? 220। कितना परसेंटेज फ्रीक्वेंसी हुई इसकी? 220 है। और टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी कितने हैं भाई? 900 और 8 1700, 1780, 2 19, ये 2000 आ रहे हैं टोटल। तो 2000 और मल्टीप्लाइड बाई 100, फटाफट 11% इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर मिल रहा है। कितना मिल रहा है? तो व्हाट विल बी द डिस्टेंस? अरे महाराज सीधे आ गए कि नहीं आ गए? इसलिए हमने शुरू में ही फार्मूला बता दिया था। क्या बताया था? कि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आप पहले काउंट करिए। तो व्हाट इज द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी? तो कहेंगे कि टोटल NPT अपॉन टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी मल्टीप्लाइड बाई 100। इसी फार्मूले को लगा के फ्रीक्वेंसी निकल आई, उसी से हम दूरी तय कर देंगे। तो ये है, इसलिए इसमें 11 मैप यूनिट की दूरी आएगी, मॉर्गन यूनिट की। सबको समझ में आ गया है? बढ़िया सवाल है, इसमें कुछ नहीं करना है। इतना बड़ा पढ़ेंगे, अरे छोड़ो भाड़ में जाए, हम रिजल्ट देखेंगे और रिजल्ट से NPT कैलकुलेट करके रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकालकर डिस्टेंस बता देंगे। तो पहला तरीका हमने आपको क्या बताया कि जब आपको दूरी डायरेक्ट दिया गया हो तो आप मैप यूनिट डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर दूरी डायरेक्ट नहीं दी गई है तो इस प्रकार के क्वेश्चन दिए होंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या है, कहेंगे कि टेस्ट क्रॉस कराया और टेस्ट क्रॉस करा करके जो प्रोजेनीज निकली उनका रेशियो देख लिया और उसमें से उनकी तलाश किया जो कि नॉन पेरेंटल टाइप हैं। बस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अंकित का प्रश्न जो था उसको जो सॉल्व किया है वो सही है, हिज आंसर इज करेक्ट। ऐसे निकालेंगे। सबको समझ में आ गया ना ये? इस तरीके से मैप डिस्टेंस मैप यूनिट बनाने के 2 तरीके हमने आपको बता दिया। पहला डिस्टेंस के आधार पर, दूसरा टेस्ट क्रॉस के बाद प्रोजेनी की टेस्टिंग करके उनकी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकालकर ऑर्डर फिक्स कर रहे हैं। सभी ने कर लिया? क्वेश्चन हो गया? एक क्वेश्चन और कर लो, टाइम ओवर है लेकिन एक क्वेश्चन और कर लीजिए। नेक्स्ट
वन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज लिखिए, मैं बोल रहा हूं, इफ टू जीन्स ए एंड बी, क्वेश्चन है दूसरा, इफ टू जीन्स ए एंड बी आर लिंक्ड एंड सो आर लिंक्ड, लिंक्ड का मतलब क्या हुआ, एक ही क्रोमोसोम पर स्थित है, एंड सो 20% रिकॉम्बिनेशन, the proportion of gametes produced in F1 by a dihybrid plus AB derived from a cross between and ये है आपके सामने क्वेश्चन, ये है। लिख लिया? यहां क्या है, आपको गैमीट्स दिए गए हैं कि किस क्रम में बनेंगे। कह रहे हैं कि इफ टू जीन्स ए बी आर लिंक्ड एंड शो 20% रिकॉम्बिनेशन, एक ही क्रोमोसोम पर ए और बी स्थित हैं और इनके बीच 20 मैप यूनिट की डिस्टेंस है, 20% क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। द प्रोपोर्शन ऑफ गैमीट्स प्रोड्यूस्ड इन F1 बाई ए डाई हाइब्रिड प्लस प्लस ए बी, डाई हाइब्रिड कौन है, प्लस प्लस एंड ए बी, ये है। इनसे कितने गैमीट बनेंगे, कितने प्रकार के, ठीक है। डिराइव्ड फ्रॉम ए क्रॉस बिटवीन, कहाँ से, इससे जो क्रॉस हुआ है, प्लस प्लस एंड ए बी वुड बी। अब कितने प्रकार के गैमीट बनेंगे ये देखना है। तो गैमीट कितने प्रकार के बन रहे हैं, एक तो प्लस प्लस बन रहा है, दूसरा गैमीट ए बी बन रहा है, तीसरा गैमीट प्लस ए बन रहा है, चौथा गैमीट प्लस बी बन रहा है। बात समझ में आ रही है? आपको ये देखना है कि पेरेंटल टाइप कौन कौन है।
ये दोनों। नॉन पेरेंटल कौन है? NPT एंड PT। यही रिकॉम्बिनेशन शो कर रहे हैं। कितना शो कर रहे हैं? 20% रिकॉम्बिनेशन शो कर रहे हैं। तो कोई भी प्रोजेनी 20% से ज़्यादा नॉन पेरेंटल टाइप होगी ही नहीं, दोनों को जोड़कर। ठीक है, अब यहाँ दिखा रहे हैं पेरेंटल टाइप, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि पेरेंटल टाइप 20 दिखा रहे हैं, जबकि होना कितना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। और इसको दिखा रहे हैं 20, इसको दिखा रहे हैं तो 20 20 40 20 60 20 80 हो रहा है, तो पहले अपने आप में गलत हो गया है, 100 होना चाहिए। इसमें अगर देखें 80 और 20 दिखा रहे हैं कि प्लस प्लस को 80, AB को दूसरा दिखाई, क्रॉसिंग ओवर दिखाई ही नहीं रहे हैं। इसमें दोनों पेरेंटल टाइप हैं, जो अपने आप में गलत है। यहाँ पर देखेंगे इसमें दिखा रहे हैं कि ये भी पेरेंटल टाइप ही है, ये भी गलत है, तो इन तीनों को हम क्रॉस कर देंगे कि नहीं हो सकते। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो पहले आप नॉन पेरेंटल, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी किसकी दी गई है? जहाँ पर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है वही NPT है, तो NPT को ढूंढिए। इसमें कहाँ है NPT? कौन है? एक ये है, दूसरा ये है, तो 10 + 10 मिलकर 20 हो रहा है, और 20% ही रिकॉम्बिनेशन दिखा रहे हैं, तो बाकी में 40-40% में पेरेंटल टाइप होगा। इसलिए आपका आंसर कौन सा होगा? मामला समझ में आ गया? क्वेश्चन बड़ा है देखने में, है, पढ़ते तो घबरा जाते परीक्षा में, है, और 21 सेकंड का है। कहीं भैया बघवा बहुत मोट है, लेकिन कहीं दौड़ाई तो दौड़ ही नहीं पा रहा, भचकत है। हाँ, वो शिकारे नहीं कर पा रहा। क्वेश्चन बहुत बड़ा होने का मतलब ये नहीं कि कठिन है। अगर लॉजिकली उसको देखेंगे आप तो 1 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हमने आपको मैप यूनिट 2 विधियों से निकालना बता दिया है। अगले लेक्चर में अपने हम टेट्राड एनालिसिस पर बात करेंगे, ड्रोसोफिला में। टेट्राड एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा। ठीक है, थोड़ा डिस्कस करेंगे इस पर, मजा आएगा आपको, और उस पर हम आपको बताएंगे कि लिंकेज मैप उस आधार पर कैसे बनता है। ठीक है, टेट्राड एनालिसिस अगले लेक्चर में।